कैसे सभी छात्र और छात्रा है। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज शनिवार का दिन है। आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए जो विधि से संबंधित पोर्शन आता है एग्ज़ाम में, PCSJ में, APO में, SJS में वगैरह वगैरह, जो भी कानून से संबंधित एग्ज़ाम है, कुल मिला के बात यह है, आज हम आपका उसका टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज का जो हमारा टेस्ट है वो 25 टेस्ट है। इससे पहले 24 टेस्ट हो चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट से जाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपने को ये देखें कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। ठीक, हैंड टू हैंड उसमें सॉल्व कराया गया है। आपको कोई भी संशय की ज़रूरत नहीं है। आप हैंड टू हैंड सॉल्व करते चलें और अपनी तैयारी को जज करें। चलिए, आज जो है प्रत्येक शनिवार को हम आप लोगों के लिए स्पेशल टेस्ट लेकर आते हैं, ताकि हमारे दोनों पोर्शन जर्नल स्टडी का भी चलता रहे और आपका विधि वाला पोर्शन भी चलता रहे। जर्नल स्टडी के टेस्ट भी आपके कंटिन्यू चल रहे हैं, करंट अफेयर की क्लास भी चल रही है, ऑल कॉम्पिटिटिव तैयारी सही तरीके से चलाई जा रही है। आप उसे यूट्यूब को ज्वाइन करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, टेस्ट नंबर 25। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकृति कौन कर सकता है? स्वीकृति कौन कर सकता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत कार्रवाई से संबंधित गवाह, कार्रवाई से संबंधित गवाह। दूसरा है कार्रवाई से संबंधित पक्षकार, एक अन्य पक्षकार या फिर न्यायालय। बताइए, स्वीकृति जो कर सकता है वो कर सकता है कार्रवाई से संबंधित पक्षकार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्यायवाद किससे संबंधित है? एक यूपी में वाद था माननीय हाई कोर्ट में, तो उसमें देवमन उपाध्यायवाद था, व्यक्ति लाया था। तो ये किससे संबंधित था देवमन उपाध्यायवाद? षड्यंत्र से, संस्वीकृति से, विबंधन से या फिर उपधारणा से? बताइए किससे संबंधित था? ये जो वाद था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्यायवाद, ये संस्वीकृति से संबंधित था, संस्वीकृति से संबंधित। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? कौन सा ऐसा वाद है जो मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? महबूब शाह बनाम किंग एम्परर, क्वीन बनाम अब्दुल्ला, MC वर्गीज बनाम पोनेन या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित जो वाद है, जो फेमस वाद है, वो है क्वीन बनाम अब्दुल्ला। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? ए ऑप्शन, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कौशल राव वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, रतनगौड़ बनाम बिहार राज्य, पानी बेन वर्सेस गुजरात राज्य। बताइए कौन सा वाद इससे संबंधित है? यहां याद रखना, संबंधित नहीं है, नहीं बताना है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब याद रखना, ये तो मृत्युकालिक से संबंधित है और ये संबंधित नहीं है और नहीं है। जो है क्वीन बनाम अब्दुल्ला है और जो नहीं है वो है सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।
ये मृत्युकालिक कथन से संबंधित नहीं है। एक सीताराम नाम का व्यक्ति था यूपी का, तो उसने क्या किया था, अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। तो उसने माननीय इंस्पेक्टर को, जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, उसे पत्र लिखा था कि मैंने इसकी हत्या खुद की है और इसकी हत्या मैं आपको उपस्थित होकर स्वयं बताऊंगा, 10-20 दिन के बाद मैं खुद आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो ये जो है संबंधित नहीं है। बाकी रतनगौड़ बनाम बिहार राज्य भी संबंधित है, कौशलराव महाराष्ट्र राज्य भी, और पाणी बनाम गुजरात राज्य भी, ये तीनों संबंधित है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, मृत्युकालिक घोषणा का प्रारूप क्या होता है? मृत्युकालिक जो घोषणा है उसका ड्राफ्ट, उसका प्रारूप क्या होता है? तत्वहीन ब्रैकेट में महत्वपूर्ण नहीं, तात्विक महत्वपूर्ण, सी केवल लिखित में होने चाहिए, डी केवल मौखिक बोला जाना चाहिए। वो जो होता है मृत्युकालिक घोषणा का प्रारूप, वो होता है तत्वहीन, महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट साक्ष्य ग्राह्य है? मतलब डीएनए जो टेस्ट होगा उसे एक्सेप्ट करा जाएगा, उसे माना जाएगा। तो किस धारा में इसका उल्लेख? धारा 47, धारा 48, धारा 45। बताइए, जो डीएनए टेस्ट का साक्ष्य ग्राह्य होगा वो धारा 45 के अंतर्गत होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगतता से संबंधित प्रावधान है। कोई विशेषज्ञ का जो साक्ष्य है उससे संबंधित सुसंगतता का प्रावधान किसमें है? धारा 10 से 20 में, धारा 45 से 48 तक, धारा 35 से 40 तक। बताइए, वेरी गुड। साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगतता से संबंधित प्रावधान किसमें है? ये जो प्रावधान है धारा 45 से 48 तक में उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता? कौन सा ऐसा तथ्य है जिसका मान्य न्यायालय कोई भी संज्ञान नहीं ले सकता, कोई भी उसके पे कार्रवाई नहीं कर सकता? संज्ञान नहीं, याद रखना, नहीं ले सकता, मतलब कोई भी उस पर डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, कौन सा ऐसा है? अखबार में प्रकाशित किसी खबर का, अगर अखबार में कोई न्यूज़ छपी है और वो वहाँ पर एविडेंस के रूप में रखा हुआ है। बी, भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधियाँ जिन्हें भारत सरकार ने वैलिड किया हुआ है। ए और बी दोनों, मतलब अखबार भी और भारत सरकार की उपाधियाँ भी। डी, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बताइए, मान्य न्यायालय जो संज्ञान नहीं ले सकता वो ले नहीं सकता अखबार की कटिंग वगैरह का या अखबार की न्यूज़ का। अखबार में कोई भी चीज़ छपी हो वो कोई एविडेंस नहीं मानेगा उसे, जबकि भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधियों का एक एविडेंस है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है? कौन सा ऐसा तथ्य है जो सिद्ध करना जरूरी नहीं है? वह तथ्य जो रेस गेस्टे के सिद्धांत के अंतर्गत है, रेस गेस्टे के सिद्धांत के जो अंतर्गत आता है वह तथ्य है। दूसरा, जो पुलिस कथन में लिखे गए हैं। तीसरा, वह तथ्य जो स्वीकृति हो, मतलब स्वीकृत हो, एक्सेप्टेबल हो। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। कौन सा तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है? वह तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है जो स्वीकृत हो। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा अनुश्रुति के नियम का अपवाद नहीं है? अपवाद नहीं पूछा, अनुश्रुति के नियम का अपवाद नहीं है। कौन सा नहीं है? मृत्युकालिक कथन,
रेस जेस्टे, विशेषज्ञ की राय। बताइए अनुश्रुति के नियम का कौन सा अपवाद नहीं है? इसमें जो अपवाद नहीं है वो है विशेषज्ञ की राय। सी आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा है? सबसे अच्छा एविडेंस कौन सा है? कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण एविडेंस माना जाता है? ए दस्तावेजी साक्ष्य, जो दस्तावेज पे लिखा गया हो। प्रत्यक्ष साक्ष्य, प्रत्यक्ष जो आंखों से देखा गया हो। अनुश्रुत साक्ष्य, जो किसी से सुना गया हो, मतलब ए बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, इस तरह का। तो सबसे अच्छा जो साक्ष्य माना जाता है वो माना जाता है प्रत्यक्ष एविडेंस, फेस टू फेस का जो एविडेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मौखिक साक्ष्य होने चाहिए। जो मौखिक साक्ष्य है वो कैसे होने चाहिए? ए प्रत्यक्ष होने चाहिए, अप्रत्यक्ष होने चाहिए, पारिस्थिति मतलब पारिस्थिति पे डिपेंड होने चाहिए, कंडीशन टू अकॉर्डिंग, उपरोक्त सभी। मौखिक जो साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष होने चाहिए, डायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भवन का फोटोग्राफ कैसा साक्ष्य है? जो भवन है उसका जो फोटोग्राफ है वो कैसा साक्ष्य है? एक प्राथमिक साक्ष्य, एक द्वितीयक साक्ष्य, कोई साक्ष्य नहीं, ना प्राथमिक ना द्वितीयक। डी ए और बी दोनों, मतलब प्राथमिक भी साक्ष्य माना जाएगा न्यायालय द्वारा और सेकेंडरी भी साक्ष्य माना जाएगा। तो भवन का जो फोटोग्राफ है वो द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी साक्ष्य। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? किस धारा में प्राथमिक साक्ष्य का उल्लेख किया गया है? धारा 62, धारा 60, धारा 64। बताइए। वेरी गुड। प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित कौन सी धारा है? धारा 62 जो है, सॉरी, वो प्राथमिक साक्ष्य का उसमें उल्लेख किया गया है। कौन कौन से प्राथमिक साक्ष्य माने जाएंगे और कौन से नहीं माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है? इनमें कौन सा प्राथमिक एविडेंस है, प्राथमिक साक्ष्य है, प्राथमिक प्रूफ है? वसीयत की छाया प्रति, अगर मैंने आपके प्रति वसीयत लिख दिया आपको तो उसकी छाया प्रति प्राथमिक है। एक फोटोग्राफ को दूसरी फोटो से बड़ा करना। सी कमिश्नर ने रिपोर्ट तैयार कर उस पर हस्ताक्षर किए। इसमें जो प्राथमिक साक्ष्य है वो है सी। अगर किसी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर उस पर अगर हस्ताक्षर कर दिए तो वो प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कौन सा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? कौन सा या कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से सेकेंडरी एविडेंस से संबंधित है? सेकेंडरी एविडेंस का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इस तरह रिपीट, मतलब घुमा फिरा के देता है कुछ। धारा 63, धारा 80, धारा 62। बताइए। देखो प्राथमिक जो साक्ष्य है, प्रथम एविडेंस, वो धारा 62 में अभी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, और द्वितीयक जो साक्ष्य है वो है धारा 63 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रतियां क्या होगी? मतलब किसी मूल कॉपी से अगर हमने सेकंड कॉपी तैयार की है तो वो मूल कॉपी क्या होगी? प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य या फिर अनुश्रुत साक्ष्य? बताइए। किसी मूल दस्तावेज से बनाई गई प्रतियां फोटो क्या होगी? पता नहीं, चलिए मैं बता देता हूं। द्वितीयक साक्ष्य होगी वो। ठीक है, सेकेंडरी साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है? कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है? न्यायालय का निर्णय, बी गिरफ्तारी वारंट, सी वसीयत
वसीयत अगर लिख दी किसी ने किसी के लिए। शपथ पत्र, बताइए कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है? देखो न्यायालय का निर्णय भी सार्वजनिक दस्तावेज है, गिरफ्तारी वारंट भी सार्वजनिक है, वसीयत भी सार्वजनिक है, जबकि शपथ पत्र ये सार्वजनिक नहीं होता, ये निजी होता है। ठीक है, निजी है, सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है? कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो लोक दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता? सर्च वारंट जारी करने का आदेश, अगर किसी के खिलाफ सर्च वारंट जारी किए गए, किसी वाद में प्रस्तुत दावा या जवाब दावा, जिलाधीश द्वारा फसल काटने की रिपोर्ट, डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है? सर्च वारंट जारी करने का आदेश, किसी वाद में प्रस्तुत दावा या जवाब दावा, ये लोक दस्तावेज नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। जबकि सर्च वारंट जारी करने का आदेश भी लोक दस्तावेज है, जिलाधीश द्वारा फसल काटने की रिपोर्ट भी लोक दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा का उपबंध है? साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो राजपत्रों के बारे में बताया गया है वो किस धारा में उल्लेख है? धारा 80A, धारा 81A, धारा 81B, धारा 88A। बताइए। वेरी गुड, ये है धारा 80A में। ठीक है, राजपत्रों के, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्रों के बारे में जो उल्लेख है वो धारा 80A में है। ठीक है, तो प्यारे छात्र और छात्रों, ये थी आज की हमारी टॉप 20 नंबर की इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर क्लास टेस्ट। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आए आप देखना, या प्रीवियस पेपर एक बार सॉल्व करके देखना। आपको हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कराए जाते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रारूप हम तैयार करके लाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत एग्जाम में ना आए। आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ एडवोकेट मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।